हाँ जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। टू ब्लॉक्स ए ऑफ 6 kg एंड बी ऑफ 4 kg आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एज शोन इन फिगर। तो बच्चे दो ब्लॉक यहाँ पे रखे हुए हैं, एक का नाम ए है, एक का बी है, एक 6 kg है, एक 4 kg है। देर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड ग्राउंड। ए ब्लॉक जो है और जो ग्राउंड है उसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, और दोनों ब्लॉक्स के बीच में भी उनकी जो सरफेसेस कॉन्टेक्ट में है उसके बीच में भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। बट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड ग्राउंड इज 0.5, यानी कि जो ब्लॉक बी है उसको जिस ग्राउंड पे रखा है, सरफेस पे रखा है, उनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज 0.5 गिवन है हमें। नाउ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स कैपिटल एफ इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक ए, जैसा कि डायग्राम में हम देख सकते हैं। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ कैपिटल एफ विच कैन बी अप्लाइड सो दैट बोथ ब्लॉक्स कैन मूव कंबाइनली विदाउट एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। तो इसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे लिए हुए हैं स्टूडेंट्स, तो उनके बेस पे ही हम इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए मैं लिखता हूं यहाँ पे, ध्यान से देखिए। जो दो डायग्राम मैंने यहाँ कंसिडर किए हैं, एक है आपका कौन सा है, एक है आपका ब्लॉक ए, है ना, ये है आपका ए, और ये हो गया आपका ब्लॉक बी। चलिए, ए का कितना दिया हुआ है 6 kg, और बी कितना दिया हुआ है आपका 4 kg। यहां तक तो बच्चे बिल्कुल ठीक है। अब ए और बी के बीच में जो सरफेस है वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी, कॉन्टैक्ट फोर्स यानी नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेंगी। तो ध्यान से समझिए, बी ब्लॉक जो ए की सरफेस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा वो कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा। मैं भी बना रहा हूं डायग्राम में, देखिए इस तरीके से, है ना। ठीक है, एंगल्स लिख लेते हैं। 37 डिग्री यहाँ पे गिवन है। उसी तरीके से जो ये एंगल होगा बी के राउंड वो भी 30, आपको डायग्राम में फोकस रखना है, 37 डिग्री। इसी तरीके से जो ए ब्लॉक है वो बी की सरफेस पे जो नॉर्मल फोर्स लगाएगा वो इस तरीके से लगाएगा, तो उसको भी बना लेते हैं यहाँ पे। ये नॉर्मल फोर्सेज एक्जैक्टली, तो एक्जैक्टली 90 डिग्री पे होंगे इस तरीके से। ठीक है, और इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए मैंने दोनों को कैपिटल एन कंसिडर कर लिया है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें हम रिजोल्व करेंगे इन्हें। अच्छा, एक एक्सटर्नल फोर्स भी तो एफ लगा है, तो उसको मैं ड्रॉ करता हूं, वो ये रहा। ठीक, और कौन से फोर्सेज होंगे, अगर मैं ए की बात करता हूं, इस डायग्राम की बात करता हूं, तो यहां पे मैं कंपोनेंट्स रिजोल्व करता हूं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अगर ये एंगल 37 है, ये 90 है, तो आप समझ सकते हैं, आपको मैथ्स का कॉन्सेप्ट पता है ज्योमेट्री का। अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो ये एंगल भी 37 डिग्री होगा, है ना। उसी तरीके से ये एंगल भी 37 डिग्री होगा ही होगा। तो नॉर्मल के दो कंपोनेंट आएंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा एन कॉस 37 डिग्री, और इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा एन साइन 37 डिग्री। ये बात तो हमें क्लियर है। उसी तरीके से अगर मैं बी पे कंपोनेंट बनाऊं तो एग्जैक्टली वैसे ही अपोजिट कंपोनेंट बन जाते हैं। तो बी पे जो कंपोनेंट इधर बनेगा वो बनेगा एन साइन 37 डिग्री। ठीक है, वो वर्टिकली अपवर्ड बन जाएगा एन कॉस 37 डिग्री। तो यहां तक तो स्टूडेंट्स हमें क्लियर हो गया कि नॉर्मल फोर्सेस के कंपोनेंट्स हमने किस तरीके से बनाए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं ए के ऊपर फोर्स देखूं तो ए पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो इसके एग्जैक्टली सेंटर पे लगेगा, नीचे की तरफ कहीं पे। वो कितना लगेगा, 6g लगेगा। और ए को जिस सरफेस पे रखा है उसके कारण यहां पे अपवार्ड में कोई n1 फोर्स सरफेस से मिल रहा होगा। ये देख रहे हैं आप, नीचे जो सरफेस है यहाँ पे, इस सरफेस से आपको ब्लॉक ए पे ऊपर की तरफ कोई n1 फोर्स मिलेगा। अब जो ब्लॉक ए है उसमें और सरफेस के बीच में यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0 है। स्मूथ है ना, लिखा है, देखो मैं मेन डायग्राम में, देखो क्वेश्चन में स्मूथ लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो इसका कोई यूज नहीं है, n1 का, 6g का कोई यूज नहीं है। तो इसको हॉरिजॉन्टली हम देख सकते हैं, ब्लॉक ए पे फोकस करते हैं, और मैं मान के चल रहा हूं पूरा सिस्टम जो है वो किस तरफ मूव कर रहा है, राइट डायरेक्शन में। ठीक है ना, मैं डायरेक्शन आपको क्लियर करता हूं। अगर आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, राइट डायरेक्शन होगी, है ना। और जो इधर की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, लेफ्ट डायरेक्शन होगी। तो मैं मानता हूं पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से राइट की तरफ जा रहा है। तो यानी कि ए और बी ब्लॉक दोनों ए एक्सेलरेशन से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। उस केस में अगर मैं सिर्फ ए ब्लॉक पे फोकस करूं तो मैं क्या इक्वेशन लिख सकता हूं, ध्यान से समझिए। देखिए कौन कौन से आते हैं, मैं हाईलाइट करता हूं यहां पे डायग्राम में। हॉरिजॉन्टली कौन से फोर्स लग रहे हैं, यहीं पे एक ये फोर्स लग रहा है एन साइन 37 लग रहा है, और इनका जो नेट होगा वो ए को ए एक्सेलरेशन राइट की तरफ दे रहा होगा। तो आपको क्लियर है ये। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं,
क्या इक्वेशन लिखेंगे हम? वो इक्वेशन हम लिखेंगे F माइनस एन साइन 37 दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मच? दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए का मास कितना है 6 इंटू एक्सेलरेशन। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मैं इसको क्या नेमिंग दे रहा हूं? इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब बात करते हैं एक डायग्राम में एक कुछ बी का भी हमें बात करनी चाहिए थी। बी पे जो वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं, बी पे कौन से वर्टिकल फोर्सेस लगेंगे? देखो बी के डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, नीचे की तरफ 4G फोर्स लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? अर्थ उसको खींच रही होगी अपनी तरफ, और नीचे की जो सरफेस है जिसपे बी को रखा हुआ है, जिसपे बी को रखा हुआ है, वो बी पे ऊपर की तरफ कुछ मैं मान लेता हूं N2 फोर्स लगा रही होगी। ठीक है, ये फोर्सेस हमने कंसिडर कर लिए बी के डायग्राम में। अब और क्या रह गया बी पे? क्योंकि देखो बी का मोशन किस तरफ है? इस तरफ है, राइट हैंड साइड में जा रहे हैं ए और बी दोनों साथ में, किस एक्सेलरेशन से? स्मॉल एक्सेलरेशन से। तो बी पे पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? ध्यान से सोचेगा, बी पे पीछे की तरफ मैं डायग्राम में लिख रहा हूं बी के फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा? म्यू इंटू N2 के। चलिए ये भी ठीक है, बट अभी मैं जो यहां पे लिखने जा रहा हूं बी के लिए, जो इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, वो पहले तो मैं वर्टिकल फोर्सेस बी के बैलेंस होने चाहिए, क्योंकि बी ना लिफ्ट नहीं कर रहा है। तो बी पे वर्टिकल फोर्सेस कौन से लग रहे हैं? देखो मैं पहले हाईलाइट करता हूं डायग्राम के अंदर, के बाद इक्वेशन लिखूंगा ताकि आपको क्लियर हो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बी पे वर्टिकल फोर्सेस कौन से लग रहे हैं? N2 लग रहा है, 4G लग रहा है। बात क्लियर है? ठीक है, और कौन सा लग रहा है? एक और लग रहा है बच्चे फोर्स यहाँ पे, वो लग रहा है N cos 37। तो ये सब बैलेंस हो रहे होंगे, ये सब क्या होंगे? बैलेंस आउट, क्योंकि बी को लिफ्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, है ना? बी ए के साथ ही राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो उस केस में स्टूडेंट्स हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे यहाँ पे? उस केस में हम इक्वेशन लिखेंगे N2 प्लस N cos 37 डिग्री, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4G। बात ठीक है ना? डायग्राम से हम देख सकते हैं वर्टिकल फोर्सेस मैंने बैलेंस कर दिया बी पे। N2 क्या आएगा आपका? N2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4G माइनस N cos 37 डिग्री। ये क्या होगा आपका? इसको कुछ और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखते हैं 4G माइनस, अच्छा एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया यहाँ पे, साइन 37 की वैल्यू क्या होती है वो भी यहाँ पे हम लिख देते हैं। साइन 37 की वैल्यू होगी आपकी, कितनी होती है भाई? 3/5। कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5। इन वैल्यूज को हमें याद रखना है। मैं इंसर्ट करता हूं यहाँ पे, नीचे जो इक्वेशन लिख रहा था N2 इक्वल टू 4G माइनस, कितना आ जाएगा ये? 4G माइनस 4/5N। चलिए ये हमारी N2 की इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे स्पेस है हमारे पास, मैं इक्वेशन नंबर आगे देखता हूँ कौन सी इक्वेशन हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, बी के ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स देखते हैं। बी के ऊपर कौन सा फोर्स मैं देखने जा रहा हूँ? हॉरिजॉन्टल। तो ध्यान से देखो, बी पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करता हूं तो मैं हाईलाइट कर रहा हूं डायग्राम के अंदर, N sin 37 राइट की तरफ लग रहा है, और लेफ्ट की तरफ क्या लग रहा है? फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो क्या इक्वेशन लिख सकता हूं मैं अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के बेसिस पे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें मिलती है, उसको अगर अप्लाई करता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिख सकता हूं N sin 37 डिग्री माइनस फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल टू बी जो ब्लॉक है उसका मास इनटू उसकी एक्सेलरेशन। ये हमें मिल गई थर्ड इक्वेशन। यहां तक क्लियर है? अब मैं बात करता हूं स्टूडेंट पूरे सिस्टम की। देखो अगर आप इस मेन जो डायग्राम है क्वेश्चन के अंदर उस पर देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको मैं पूरा सिस्टम मानता हूं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्वेश्चन के अंदर जो डायग्राम हमें गिवन है उस पर, है ना? तो इस पूरे को मैं सिस्टम अगर कंसिडर करता हूं, ठीक है, तो इस पे कौन से दो फोर्स लग रहे हैं एक्सटर्नल? एक कैपिटल F लगेगा राइट की तरफ, और एक यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है बी ब्लॉक पे लेफ्ट की तरफ। बस ये दो फोर्सेज है, बाकी सब इंटरनल फोर्सेज है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऑन सिस्टम फॉर एंटायर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो वहां से भी हमें एक इक्वेशन मिल सकती है। वो क्या मिलेगी? F माइनस फ्रिक्शन, हॉरिजॉन्टली लगा रहा हूं फोर्स, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहे हैं, नेट फोर्स ये लग रहा है सिस्टम पे, दैट इज इक्वल टू पूरे सिस्टम का मास यानी कि 6 + 4 इंटू एक्सेलरेशन। ये बात आपको क्लियर है? ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं? F माइनस म्यू N2 दैट इज इक्वल टू 10A। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। बात क्लियर है स्टूडेंट? ये हमें क्या मिल गई? इक्वेशन नंबर 4। यहां तक तो स्टूडेंट्स हम पहुंच गए। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पे।
ठीक, चलिए इक्वेशन 2 से अगर हम देखें तो n2 की वैल्यू हमको क्या मिली है, इक्वेशन 2 से अगर हम देखते हैं तो n2 की वैल्यू मिली है 4g माइनस 4/5n। ठीक है, उसको मैं पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 4 में। नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, पुट वैल्यू ऑफ n2 फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 4, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन 4 पे फोकस करते हैं। f माइनस म्यू n2, f माइनस म्यू n2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में क्या आई आपकी, वो आई है 4g माइनस 4/5n, ये आ गई 4g माइनस 4/5n, दैट इज इक्वल टू 10a, है ना। ये कितना आ गया, 10a आ गया। यहां तक ठीक है, यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया। म्यू की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन के अंदर, वो हमको दी हुई थी, देखो क्वेश्चन में मार्क कर रहा हूं मैं 0.5। ठीक है, 0.5 है, इसको 1/2 भी लिख सकते हो आप। ये लो म्यू की वैल्यू मैंने 1/2 पुट कर दी, 4g माइनस 4/5n। अब n की वैल्यू कहां से ले सकते हो आप यहां पे हमको सॉल्व करना है, यहां पे हम n की वैल्यू को लेंगे इक्वेशन 1 से, यहां पे पुट करेंगे। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 10a। अब इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 कौन सी है बच्चे, ये रही आपकी। ठीक है, इक्वेशन 1 से अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे तो n की वैल्यू आपकी क्या आने वाली है वो हमें देखना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इक्वेशन 1 को मैं लूंगा नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे f माइनस n साइन 37 इक्वल टू 6a, है ना। कितना आ जाएगा, 6a। f माइनस 3/5n इक्वल टू 6a, 3/5n इक्वल टू f माइनस 6a। ये तो आपको पता ही है LHS RHS हम कैसे करते हैं, n इक्वल टू 5/3 f माइनस 6a। क्या आ गया आपका, इस n की वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा, इंसर्ट करूंगा यहाँ पे, तो देखते हैं क्या आता है। f माइनस 1/2 4g माइनस 4/5, ठीक है, 5/3 f माइनस 6a। यहाँ तक क्लियर आपको, ठीक है। f माइनस 3 6a इक्वल टू 10a। ठीक है, f माइनस, ठीक है, 4 यहाँ से मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया, वो 2 बच जाएगा यहाँ पे। बच्चे अब कैलकुलेशन पार्ट ही बचा है इसका। ठीक है, g माइनस 1/3 f माइनस 6a, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 10a। जब आप इसको रीअरेंज करोगे, जब आप इसको पूरा का पूरा क्या करने वाले स्टूडेंट, रीअरेंज करोगे, तो आपको क्या इक्वेशन मिलने वाली है, चले कर ही लेते हैं यहाँ पे। f माइनस 2g प्लस 2/3 f माइनस 6a, दिस इज गोइंग टू बी 10a। चलिए और देख लेते हैं। f माइनस 2g कितना बच्चे, g की वैल्यू 10 पुट करते हैं तो 20 प्लस 2/3 f माइनस 3 to 6 2 to 4a इक्वल टू 10a। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 5/3। f की दोनों टर्म को मैं ऐड करूंगा, f प्लस 2/3 दैट इज 5/3 f माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 14a। बात क्लियर है आपको, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई आपकी यहाँ पे, एक्सेलरेशन को जो आपका फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे, एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 5f माइनस 60 डिवाइडेड बाय 42। ये बच्चे आपका फॉर्मूला फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में, जो एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल एफ लगाया था और एक्सेलरेशन जो पूरे सिस्टम की है, उनके बीच में एक रिलेशन हमको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है ना, स्मॉल ए इक्वल टू कितना आ गया आपका 5f माइनस 60 डिवाइडेड बाय 42। अब स्टूडेंट बात क्या है, देखो अब कंडीशंस देखते हैं क्या लगानी है हमें यहाँ पे। ठीक है, अब कंडीशन यहाँ पे ये आने वाली है कि टू स्टार्ट मोशन, अगर हम चाहते हैं कि मोशन स्टार्ट हो, एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन 0। एक्सेलरेशन का ये जो रिलेशन आया है 5f माइनस 60 डिवाइडेड बाय 42, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। और यहां से एक आंसर हमें मिलेगा दैट f शुड बी ग्रेटर देन 12 न्यूटन। और यहां से हमें एक चीज मिलती है कि f शुड बी मिनिमम 12 न्यूटन। जो आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है सिस्टम पे, वो मिनिमम 12 न्यूटन तो होना चाहिए। ये एक हमको मिल गई कंडीशन। अब हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू। यहां तक क्लियर है आपको,
ये मिनिमम वैल्यू एफ की हमारी 12 न्यूटन आ गई है। अब बात करते हैं कि मिनिमम वैल्यू निकाल ली है, मैक्सिमम निकालनी है हमें, ठीक है। अब मैक्सिमम निकालने के लिए हमको क्या करना है, देखो आप इक्वेशन नंबर 4 पे फोकस करो, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं नीचे किसी और कलर से। देखो इक्वेशन नंबर 4 नीचे लिखी है, एफ मैक्सिमम कब होगा बच्चे, जब म्यू एन टू मिनिमम होगा। म्यू एन टू मिनिमम कब होगा, जब एन टू जीरो हो जाएगा आपका। आपको दिख रहा है यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एन टू जीरो हो जाए। अगर एन टू की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो एफ आपका क्या हो जाएगा, यानी कि जस्ट लिफ्ट कर जाए। एन टू कौन सा फोर्स था, देखो डायग्राम, मेन डायग्राम में देखो आप जो मैंने बनाए थे यहाँ पे, जो बी ब्लॉक पे ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, जो नीचे की सरफेस लगा रही है, अगर बी हल्का सा लिफ्ट कर जाए मूव करते करते तो क्या होगा उस केस में, एन टू जीरो हो जाएगा। तो एन टू जीरो होगा तो वो उस केस में जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है कैपिटल है वो मैक्सिमम होगा। बात क्लियर है। तो एन टू जीरो की कंडीशन लेके हम आगे अब मूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जिससे हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम फोर्स। एन टू इक्वल टू जीरो लेने वाले हैं। एन टू इक्वल टू जीरो से हम एन की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू, जो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहे थे। तो इक्वेशन 2 पकड़ूंगा मैं यहाँ पे। इक्वेशन 2 क्या है, एन टू इक्वल टू 4g, ये रही बच्चे इक्वेशन 2 है ना, एन टू इक्वल टू 4g माइनस 4/5n। एन टू इक्वल टू 4g माइनस 4/5n। तो एन टू की वैल्यू जीरो पुट करनी है यहाँ पे, जीरो इक्वल टू 4g माइनस 4/5n, ठीक है। 4/5n इक्वल टू 4g, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 15 न्यूटन। चलिए, तो जब दोनों के बीच में, दोनों की सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स 15 न्यूटन लग रहा होगा तो उस केस में हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा होगा उस केस में, एन टू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। चलिए यहां तक पहुंच गए। अब जब एन की वैल्यू 15 न्यूटन आ गई है तो हम इक्वेशन 1 पकड़ते हैं दोबारा से, ठीक है। हम कौन सी इक्वेशन पकड़ने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 पकड़ते हैं। इक्वेशन 1, एफ माइनस एन साइन 37 इक्वल टू 6 है। एफ माइनस एन साइन 37 इक्वल टू 6 है। यहाँ पे इसकी 50 वैल्यू पुट करता हूं मैं, ठीक है। तो एफ माइनस 50 इंटू 3/5 इक्वल टू 6 है। एफ कितना आ गया, 6 से प्लस 30। एक ये बच्चे हेल्पफुल है, यहां से कुछ फाइंड आउट नहीं कर पा रहे क्योंकि एफ और ए का रिलेशन आया। एक इक्वेशन और पकड़ेंगे हम, इक्वेशन नंबर 4 पकड़ते हैं। एफ माइनस म्यू एन टू इक्वल टू एन ए, ठीक है ना। एफ माइनस म्यू एन टू इक्वल टू 10a। बट कंडीशन कौन सी हमने अप्लाई की हुई है, जो हम यहां सॉल्व कर रहे हैं, एन टू इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो हो गया। एफ कितना आ गया, 10a। तो बच्चे ये भी वही है, ये भी वही है, तो आप इक्वेट कर दो और आंसर निकाल लो, ठीक है। कर लेते हैं, 6a प्लस 30 इक्वल टू 10a, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, 30 इक्वल टू 4a। ए कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। जब ए इतना आ गया है तो कोई भी इक्वेशन पकड़ लो, आपका एफ कितना आ जाएगा, 10 इंटू 7.5 दैट इज 75 न्यूटन। बच्चे ये वो कंडीशन है जब ब्लॉक बी, यहाँ देखो मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ इस तरीके से ना कुछ, ठीक है। तो आपने एफ फोर्स जब लगाया कितना, 12 न्यूटन, तो इन्होंने मूव करना स्टार्ट किया। जब एफ आपका पहुंच गया 75 न्यूटन, तो जो ये जो ब्लॉक बी है ना, ये हल्का सा ना लिफ्ट कर जाएगा इस तरीके से, आप समझ रहे हैं, इस तरीके से हल्का सा सरफेस से लिफ्ट, दोनों मूव कर रहे होंगे कॉमन एक्सेलरेशन ए से, ठीक है। कौन कितनी एक्सेलरेशन होगी, 7.5। अब अगर आप हल्का सा उठेगा बच्चा, हल्का सा लिफ्ट करेगा, और हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं दोनों साथ साथ मूव करें, बी कभी भी सरफेस से लिफ्ट ना करे। तो इफ एफ इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 75 न्यूटन, बी विल लिफ्ट एंड slide over A. It will lift and slide over A, which we don't want. हम क्यों नहीं चाहते ऐसा, क्वेश्चन को पढ़ लेते। क्या लिखा है, देखो यहां लिखा है क्वेश्चन में, which can be combined, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं क्वेश्चन में, which can be applied so that the both blocks can move combinedly without any relative motion between them। तो हम चाहते ही नहीं। तो कौन सी रेंज आ गई हमारे पास एफ मिनिमम कितना है, 12 न्यूटन, और ये जो आया हमारे पास 75 न्यूटन, दिस इज एफ मैक्सिमम। तो एफ की जो रेंज है वो किसके किसके बीच में होगी, 12 से 75 न्यूटन। तो ये आपका आंसर है बच्चे, ठीक है। अब ऑप्शन चेक करते हैं, 12 से 75, देखो ऑप्शन नंबर 3 मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर।
तो आई होप आपको डायग्राम क्लियर है, इक्वेशंस क्लियर है। सॉल्व वाला पार्ट आप खुद भी चेक कर सकते हो, मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है, बट आप खुद भी चेक करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे हुआ है। ठीक है, तो दिस इज अ वे। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू।